चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, सुबह प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के लिए पढ़ लिया था हमने, आपका बैरोमीटर, पिज़ोमीटर, मैनोमीटर्स। ठीक है, तो वो सब हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक pressure on an immersed body। ठीक है, इसको अब जो हमने पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा उससे कंफ्यूज मत करना। वो जस्ट था एक पॉइंट के, मतलब एक पॉइंट पे फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डेप्थ पे आपका किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, वो था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दैट वाज जस्ट ऑन अ पॉइंट। ठीक है, अब हम पूरी की पूरी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, अब हम पूरी की पूरी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, एक मैंने आपके सामने एक लेट्स सपोज जैसे एक ये रेक्टेंगल एक बॉडी है जिसको हमने पानी में इमर्स किया, वाटर में इमर्स किया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एट एन एंगल, जनरल केस लेते हैं। अब आप इसको वर्टिकली भी इमर्स कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टली भी इमर्स कर सकते हो। ठीक है ना, जब वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इमर्स कर रहे हैं तो उस केस में तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वर्टिकली किया थीटा 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टली किया तो थीटा 0 डिग्री। ठीक है ना, उस केस में तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल केस स्टडी करेंगे, एक जनरल केस स्टडी करेंगे जब आपका एंगल ऑफ इमर्शन इज थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्शन इज थीटा वेयर थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने एक बॉडी को इमर्स किया, जिसका मैंने सेक्शन भी ड्रॉ किया और प्लान भी ड्रॉ किया। ठीक है ना, जो ये रेक्टेंगुलर सी आपको सरफेस दिख रही है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द बॉडी, ये आपका सेक्शन है, एंड दिस इज द प्लान ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज द प्लान, टॉप व्यू, और वो आपका क्या आ गया, सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो इस तरीके की बॉडी है जिसको मैंने पानी में इमर्स किया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अब वो कहता है कि कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, कह रहा है जो वाटर के कारण जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, वाटर इज नॉट फ्लोइंग, हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी रुका हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, रुके हुए पानी के कारण जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर से करता हूँ। This point, this is the CG of the body. This is the CG of the body. CG stands for center of gravity. CG stands for center of gravity. Center of gravity क्या होगा? What is center of gravity? क्या होता है? पता होगा, पढ़ा आप लोगों ने यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जहां से पूरा वेट के टर्म से बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई तो वेट, ऐसे हो सेंटर ऑफ मास हो गया, जहां से पूरा मास एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया वो पॉइंट बॉडी के अंदर जहां पे उसका टोटल वेट एक्ट करता है, वेयर टोटल वेट इज अज्यूम्ड टू एक्ट। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हाँ यार ये पॉइंट है सर, ये टोटल वेट यहां से इसका एक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यूजुअली सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए आपको पता है, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए कहां पे होता है, वो सेंटर पे होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी पे आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहां पे, जैसे लेट्स सपोज जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉडी है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां एक्ट करेगा, जब मैंने इसका सेक्शन लिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है ना, लेट्स सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी ऑफ डेप्थ d। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, d/2 के ऊपर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, d/2 के ऊपर। ठीक है ना, ये कौन है भाई रेस्ट वाला? देव सर, देव रेस्ट थी सर, देव रेस्ट सर। कौन है? AK-47 ये आया नहीं आज, AK-47 नाम, AK-47 और रेस्ट मांग रहा है। सुबह क्या ही लेक्चर लिया था, छोटा सा लेक्चर था सुबह। ठीक है ना, ठीक है, बाद अब शाम को भी 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर, ज्यादा।
बात पिस्टल वाली कर रहे, नाम AK-47 है, नाम पिस्टल, काम पिस्टल वाली कर रहे हैं। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो पॉइंट जहां से पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए कहां पे होता है, वो सेंटर पे होता है। और जो अनसिमेट्रिकल बॉडीज होते हैं उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज जैसे ट्रायंगल का आपको पता होगा, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल। इस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होता है, h/3 कहां पे होता है base. सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हाँ, h/3 from base base and towards 2h/3 from the apex, 2h/3 from the apex, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है, सिमेट्रिकल बॉडीज है तो सेंटर पे, और आपकी अनसिमेट्रिकल बॉडीज है, ट्रायंगल की बात करें इसका हमें पता है, तो अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए हम आपका कैलकुलेट कर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों तरफ का वेट, हम क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया लेते हैं। मोमेंट ऑफ एरिया लेके, अगर आपको याद हो वो कॉलेज टाइम में किया होगा, जैसे आई सेक्शन का निकालते थे हम एरिया इनटू उसका सेंटर सीजी निकालते थे, एरिया मल्टीप्लाई करते थे, टोटल एरिया से डिवाइड करते थे, तो हम मोमेंट ऑफ एरिया लगा के, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया निकाल के हम क्या करते थे, वो सीजी निकाल लेते थे। सॉम में भी पढ़ा होगा आपने, हम क्या करते थे, उसका सीजी निकाल लेते थे, ठीक है ना। तो वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स में कुछ बेसिक शेप्स का आपको पता होना चाहिए, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड ध्यान रखना, दिस h bar is the depth of depth of CG from free surface of the water, ठीक है। डेप्थ ऑफ CG from free surface of water, ठीक है। तो ध्यान रखना h bar is not the height of CG, ध्यान रखना h bar CG की हाइट नहीं है, CG नहीं है, h bar is the depth of CG from the free surface, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, h bar is the depth of CG from free surface, ठीक है। तो ये आ गया आपका h bar, ठीक है। तो अगर मुझे CG की डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है, ये तो आ गया h bar डेप्थ, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखो, दिस y bar is the distance of CG from free surface। अगर मुझे y bar निकालना है, ये कैसे निकालूंगा? अगर मुझे y bar निकालना हो, कैसे निकालूंगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे पता है, h bar मुझे पता है, तो y bar कैसे निकलेगा? निकालो जरा, y bar किसके बराबर होगा? देखो, लेट्स सपोज ये O ले लो, जो आपका पॉइंट ऑफ जहां से एंगल बन रहा है, ठीक है। ये A आ गया पॉइंट, और ये पॉइंट ले लो, CG वाला पॉइंट है, इसको B ले लो, ठीक है। अब ये y बार किसके बराबर होगा? अगर ये y बार है तो दैट मींस हाँ, tan तो नहीं लगेगा, देखो sin cos कुछ लगेगा, तो दैट मींस ये वाला पॉइंट भी, ये डिस्टेंस भी y बार हुआ, दिस इज आल्सो y बार। तो दैट मींस अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं OAB, y बार मुझे पता है, सॉरी h बार मुझे पता है और थीटा मुझे पता है, तो y बार निकल जाएगा। निकालो जरा, देखो क्या sin cos tan लगाओ कुछ। इसके बराबर आएगा, देखो जरा क्या लगेगा, cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, क्या लगेगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल आपका दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, sin थीटा, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, so SOH opposite upon hypotenuse, that means h bar upon
h bar upon y bar. This h bar implies y bar is equal to h bar sin theta. h bar upon sin थीटा, राइट? क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे हमें y बार क्यों निकालना पड़ा? बिकॉज ये जो ये बॉडी है मेरी, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मेरी बॉडी कांटेक्ट फ्लूइड सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस है, लेट सपोज इसका डिस्टेंस है यहाँ पे x डिस्टेंस दूर है, राइट? अगर यही बॉडी, अगर ये पॉइंट मेरी बॉडी का, ये वाला पॉइंट, लेट सपोज दिस इज C, अगर ये C पॉइंट यहाँ पे होता, अगर ये पॉइंट C पॉइंट यहाँ पे होता, तो इस बॉडी का जो CG होना था, वही होना था आपका y बार। समझ रहे हो? जो इसका CG का डिस्टेंस होना था, वही हमारा क्या होना था? y बार होना था। अगर इस बॉडी को मैं उठा के, इस बॉडी को उठा के, यहाँ से उठा के मैं इसको शिफ्ट कर दूं O पॉइंट पे, मतलब ये जो C पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस C पॉइंट कोइंसाइड्स विद पॉइंट O, तो दैट मींस जो मेरी बॉडी का CG का डिस्टेंस था, वही मेरा y बार होना था, बट बिकॉज ये जो ये बॉडी है, इट इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O, तो इसलिए हमें क्या करना, y बार कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में, पेपर में जब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, वहां पे लिखा होगा the top surface of the body coincides with the free surface। अगर ऐसा लिखा है उसने coincide with the free surface, that means आपका जो टॉप एज है वो आपका फ्री सरफेस को टच कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं लिखा तो आपको ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस दिया होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है? हम करेंगे क्वेश्चन आगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो दैट मींस हमें y बार पता लग गया। अगर y बार नहीं गिवन है तो हमें यहाँ से y बार निकाल लेंगे। ठीक है? तो दैट मींस अब हमारी जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर होगी? फोर्स किसके बराबर होती है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट? हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना निकाला था? P किसके बराबर था? रो जी। P इज इक्वल टू रो जी एच, राइट? वहां पे H इसलिए लिया था क्योंकि हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे। ठीक है? यहाँ पे हम H नहीं, यहाँ पे हम लेंगे H बार, क्योंकि हमारा जो वेट, क्योंकि तब हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों लिया था? हम पॉइंट लिया था ना हमने, तो इसलिए हम लेते रो जी एच, क्योंकि एक पॉइंट था। लेकिन अब हम H, मतलब H तो कहीं भी हो सकता है ना। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से इधर ट्रेवल करूंगा, मेरी H की वैल्यू तो आपकी क्या बढ़ती जा रही है H की वैल्यू। तो कौन सा H? H वो वाला जहां से पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, तो दैट इज योर CG, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो इसलिए आ गया फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज प्रेशर इनटू एरिया, so that means your hydrostatic force acting on a body immersed in water at an angle theta is rho d h bar into a, right? Clear है चीज? ठीक है? चलो, ठीक है, ये आ गया आपका, दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? अब फोर्स है तो दैट मींस इसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होगा। अगर प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर ने तो पूरी बॉडी पे लगना है, लेकिन अब हम फोर्स की बात करें, हमने कि उस प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट मींस इट मस्ट हैव सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो एक्ट करनी चाहिए। तो ये फोर्स है, it acts on a point that is called as ये CP, सेंटर ऑफ प्रेशर। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट? क्लियर है चीज? तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, दिस CP सेंटर ऑफ प्रेशर
it is the point of application of this force, right? So hydrostatic force F is equal to rho g h bar, and it acts at center of pressure. It acts at center of pressure, ठीक है? तो इस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, दैट इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट? अब ये सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। जो हमने पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। ये पॉइंट कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि फोर्स निकालनी, सीजी हमें पता होगा, एच बार निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगी, ठीक है ना? लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है ना? तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज योर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट? तो इसको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इसको निकालने के लिए, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है एच बार सीपी, ठीक है ना? एच बार सीपी क्या है? बेसिकली दिस इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। एच बार सीपी इज इक्वल टू डेप्थ, ठीक है ना? दिस इज बेसिकली डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, from free surface of water, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये एच बार या एच बार सीपी ये लोकेशन नहीं दे रहे हैं, लोकेशन हमें वाई बार और लोकेशन में वाई से मिलता है, लोकेशन हमें इस वाई बार सीपी से मिलेगी। लेकिन जो ये पॉइंट है, ये एच बार या एच बार सीपी हमें क्या बता रहे हैं? दिस इज जस्ट टेलिंग अस, दिस इज जस्ट शोइंग अस द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस, so that means this h bar cp is equal to h bar plus ICG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस भी शेप की बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इंटू ए, ठीक है? एच बार इंटू ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पूरे चैप्टर में समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है चीज है वो यही है, ये फॉर्मूला लिखा दिया ना अभी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? लोग h bar cp is equal to h bar plus ICG sin square theta upon h bar into a, right? क्लियर है चीज? अब इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको अगर ऐसे लिखूं मैं, h bar cp minus h bar is equal to ICG sin square theta upon h bar into a, h bar cp minus h bar is equal to ICG sin square theta upon h bar into a, right? ये क्या शो कर रहा है मुझे? h bar cp minus h bar, ये क्या शो कर रहा है? ये शो क्या कर रहा है आपको? डिस्टेंस बिटवीन योर डिफरेंस ऑफ डेप्थ बिटवीन योर सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हमने यहाँ ये शो किया हुआ है, h bar cp minus h bar, राइट? ये है क्या बेसिकली? h bar cp minus h bar क्या? सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की डेप्थ के बीच का डिफरेंस, राइट? क्लियर है चीज? ठीक है? तो मेरा h bar cp minus h bar क्या आ गया? ICG sin square theta upon h bar minus a, ठीक है? अब लेट सपोज मैं इस बॉडी की डेप्थ ऑफ इमर्शन को इंक्रीज करता हूँ, कीपिंग थीटा सेम, कीपिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम, मैं इस बॉडी को अगर डेप्थ इसकी इंक्रीज करूं, इफ आई टेक दिस बॉडी टू अ ग्रेटर डेप्थ, ठीक है? अगर इस बॉडी को मैं और ज्यादा नीचे लेके जाऊं, कीपिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम, मतलब थीटा मेरा कांस्टेंट है, मैं डेप्थ इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है? तो इस h बार cp और h बार के गैप के बीच में
एच बार सीपी माइनस एच बार की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या ज्यादा होगी कम होगी। देखो इस फॉर्मूले को स्टडी करो। मैं चाहता हूं, मैंने क्या बोला कि मैं थीटा सेम रख के बॉडी की डेप्थ ऑफ इमर्शन को इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, थीटा सेम रख के बॉडी की डेप्थ ऑफ इमर्शन को इंक्रीज कर रहा हूं। तो एच बार सीपी माइनस एच बार की वैल्यू, एच बार सीपी माइनस एच बार की वैल्यू, जो ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू बढ़ेगी घटेगी या फिर सेम रहेगी? घटेगी सर। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगी, कम होगी, क्यों कम होगी, क्यों कम होगी? एच बार बढ़ सही रहा है बोलो, पर कम क्यों होगी? एच बार एच बार बढ़ेगा। बढ़ रहा है, बिल्कुल सही चीज, एच बार बढ़ेगा। देखो थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मैंने एरिया सेम रहेगा, बॉडी को ना मैं बड़ा कर रहा हूँ ना छोटा कर रहा हूँ, तो दैट मींस एरिया इज आल्सो कांस्टेंट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो शेप चेंज नहीं हो रही, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो सेम। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ एच बार, एच बार की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो दैट मींस जब एच बार बढ़ रहा है मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मींस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। that means on increasing the depth of immersion, on increasing the depth of immersion keeping theta same, comma the distance between center of pressure and center of gravity decreases, right? h bar cp minus h bar शो क्या कर रहा है? h bar cp माइनस एच बार, ये शो क्या कर रहा है? ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही शो कर रहा है ना, ये सीजी और सीपी के बीच में, राइट? सीजी और सीपी के बीच में। अब जब इसकी वैल्यू कम होगी, तो दैट मींस मतलब इनमें से किसी, मतलब ये पॉइंट, इनमें से कोई पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए। या तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर जा रहा है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक केस होगा, तभी इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? कम होगी, ठीक है? बट जो सीजी है वो पॉइंट तो चेंज हो नहीं सकता, राइट? वो पॉइंट तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि सीजी इज फिक्स्ड, सीजी बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दैट मींस कौन सा पॉइंट मूव करेगा? आपका सेंटर ऑफ प्रेशर मूव करेगा, दैट मींस आपका सेंटर ऑफ प्रेशर मूव, हाँ सेंटर ऑफ प्रेशर मूव करेगा। तो दैट मींस योर सेंटर ऑफ प्रेशर will move towards your center of pressure will move towards your center of gravity। कहाँ किसकी तरफ मूव करेगा? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, राइट? क्लियर है चीज? क्लियर? जैसे जैसे हम डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ाएंगे इनका गैप कम होगा, बट सीजी जो है पॉइंट वो तो शिफ्ट कर नहीं सकता, वो तो सेम, वो फिक्स रहता है। तो दैट मींस जो सेंटर ऑफ प्रेशर वो ही मूव करेगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है, ये तो था आपका जनरल केस। ये जो ये हमने फॉर्मूला लिखा, दिस वाज फॉर योर जनरल केस, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक केसेस की। आपके स्पेसिफिक केसेस की। पहला स्पेसिफिक केस आ गया फॉर हॉरिजॉन्टल बॉडी, दैट मींस हॉरिजॉन्टल बॉडी मतलब थीटा कितना होगा? जब हम हॉरिजॉन्टल बॉडी की बात करें थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, जब हॉरिजॉन्टल, राइट? थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो दैट मीन जो ये मेरा फॉर्मूला है, h बार cp इज इक्वल टू h बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h बार इंटू a।
हॉरिजॉन्टल बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. दिस implies साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? साइन 0 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0. साइन 0 0, साइन 0 0. तो दैट मीन्स जो ये टर्म है, ये टर्म सारी खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी. तो दैट मीन्स योर h बार 0 थोड़ी होगा भाई. h बार इज इक्वल टू h बार cp इज इक्वल टू क्या? सिर्फ h बार के बराबर, राइट? h बार देखो सीधी सी बात है ना, ये देख लो, इसको खुद देखो डायग्राम को. अगर इस बॉडी को मैं स्ट्रेट कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं, ऐसे एंगल मेरा 0 हो गया, तो इन दोनों की डेप्थ तो बराबर हो जाएगी ना आपकी. h बार cp और h बार, जब मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो दैट मींस आपका h बार cp और h बार दोनों की जो डेप्थ ऑफ इमर्शन है वो तो सेम हो जाएगी, दोनों की डेप्थ ऑफ इमर्शन तो सेम हो जाएगी, राइट? क्लियर है चीज? ठीक है, चलो. फर्स्ट केस, जब आपका थीटा जो है, व्हेन योर बॉडी इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री. सेकंड केस जो कि जनरली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज फॉर वर्टिकल बॉडीज, फॉर वर्टिकल बॉडी. इस केस में थीटा कितना होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इंप्लाइज 90 हो गया आपका. this implies sin 90 degree. This implies sin 90 degree is equal to 1. sin 90 degree is equal to 1. तो इसका मतलब sin square theta कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो इसमें sin square theta कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो that means your h bar cp is equal to h bar plus I cg, moment of inertia about upon h bar into a, ये आ गया आपका. दिस इज योर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकल बॉडी, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है ना? अब कुछ स्पेसिफिक शेप्स की बात करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज फॉर, ठीक है, पहले बात करते हैं फॉर rectangular vertical surface. मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है और उसको हमने क्या वर्टिकली इमर्स किया है, ठीक है ना? एक रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है और उसको हमने कैसे इमर्स किया है? वर्टिकली इमर्स किया है. तो लेट्स सपोज दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ वाटर. और हमने एक रेक्टेंगुलर बॉडी को इमर्स किया है with its top surface at the level of free surface. ठीक है, free surface. So that means let's suppose इस बॉडी की डेप्थ है, let's suppose इसकी डेप्थ है d, and its width is b. इसकी width है, let's suppose its width is b. कहता है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो. ठीक है, अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे h बार चाहिए, ICG चाहिए और a चाहिए. मुझे उसका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, एंड मुझे चाहिए उसका एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? B into D. रेक्टेंगुलर बॉडी है, B into D, राइट? h बार कितना होगा? h बार किसके बराबर आएगा? D के बराबर. हाँ? D के बराबर. D by 2 है. D by 2 सर. D by 2 आएगा ना? हाँ, CG तो इसके सेंटर पे होगा.
सेंटर CG तो इसके सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, वो किसके बराबर होगा? BD क्यूब बाय 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, रेक्टेंगुलर बॉडी, BD बाय 12 BD क्यूब बाय 12, BD DB क्यूब बाय 12 क्यों नहीं लिखा? BD क्यूब बाय 12 क्यों लिया? अबाउट टीवी आई, जो होगा अबाउट आई बाय बाय। हाँ एक्स एक्सिस ले रहे हैं। हाँ हम ले रहे हैं वो अब, हाँ हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं ना, क्योंकि जो हमने जो ये CG लिया है, हमने जो ये CG लिया है ये क्या लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये देखो सीधी सी बात है, ये D लेंथ को कट कर रहा है ना, ये कट कर रहा है D लेंथ को, तो क्यूब भी D के साथ आएगा, जिसको कट करेगा उसके साथ क्यूब आएगा, ठीक है। चलो अब आपके पास A भी आ गया, H बार भी आ गया, ICG भी आ गया, निकालो जरा H बार CP, निकालो जरा H बार CP कितना होगा, अच्छा कैलकुलेशन है करो जरा, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, कितना होगा देखो। टू डी बाई 3 सर। ये बेहतरी 2D by 3 बिल्कुल सही, 2D by 3, 2D by 3, राइट राइट, क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो H बार CP इज इक्वल टू, H बार CP इज इक्वल टू, H बार कितना है, D by 2, D by 2 प्लस ICG कितना है, BD क्यूब बाय 12 अपॉन H बार क्या आ गया, D by 2, और एरिया है B इंटू D, राइट। तो ये D और ये D स्क्वायर कटा तो ये सिर्फ D रह गया, ठीक है। ये 12 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 6 12, ये B और ये B कट जाएगा, तो क्या बचा, D by 2 प्लस D by 6, D by 6, एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, तो 2 3 जा 6, 3D प्लस D, ये आ गया 4D by 6, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 2D by 3। तो that means for a rectangular body whose top surface coincides with the free surface, formula was CP equal to H bar CP is equal to 2D by 3, तभी वैलिड होगा जब बॉडी की टॉप सरफेस आपकी फ्री वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड करेगी, ठीक है। ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए, रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए। सेकंड बात करते हैं हम एक ट्रायंगुलर सरफेस की, फॉर अ ट्रायंगुलर सरफेस जिसका जो बेस है इट कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस, जिसका बेस है इट कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस। तो लेट्स सपोज ये फ्री सरफेस है, इसलिए फ्री सरफेस, और ठीक है। तो लेट्स सपोज इसकी जो टॉप विड्थ है दैट इज B, दैट इज this width is B and its depth is D, and its depth is D,
ठीक है, निकालो जरा इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, A is equal to B into D half of B by 2 half base into it, हाँ 1 by BD by 2, right? एरिया आगे BD by 2, मोमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ CG कितना होगा, H बार कितना होगा, H D by बार 3. D by depth of C in the free H surface by D by 3 exactly 2D by 3, exactly 2 D by 3 sir. H by 3 D by 3, ठीक है ना, D by 3. D by D by 3 फ्री सरफेस फ्रॉम बेस है ना, फ्रॉम बेस है, नीचे से एपेक्स होता तो 2D by 3, ठीक है, एंड ठीक है, ICG कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG BH by 36. कितना, BH BD by क्यूब 30. by 36, बिल्कुल सही, D BH हम D ले रहे हैं तो D बोलेंगे, BD क्यूब by 36 by 36, राइट। निकालो जरा इसका H बार CP निकालो इसका, D by 4. D by 2 D by 4 sir. D by 2 आना चाहिए, D by 2 आना चाहिए, इसका D by 2 आया करेक्ट है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो H बार CP इज इक्वल टू, H बार कितना है, D by 3 प्लस ICG कितना है आपका, BD क्यूब by 36 अपॉन H बार कितना आ गया, D by 3, एरिया कितना आ गया, BD by 2, तो ये B और ये B गया, ये D स्क्वायर और ये क्यूब कट जाएगा, से लिख जाएगा 3 2 जा 6 6 6 जा 36, तो क्या बचा, D by 3 plus D by 6 D by 3 प्लस D by 6 6 एलसीएम आ गया, तो 3 2 जा 6 2D प्लस D, ये आ गया 3D by 6, तो 3 2 जा ये आ गया D by 2, that means for a triangular surface whose base coincides with the free surface of the water, in that case depth of center of pressure is equal to D by 2, इसी का इनवर्स केस करो जरा, जब आपका एपेक्स जो है, जब एपेक्स आपका फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उस केस में निकालो जरा कितना होगा, जब आपका एपेक्स फ्री सरफेस कोइंसाइड कर रहा है, उस केस में निकालो जरा कितना होगा, इसी डायग्राम को उल्टा कर दो, लेट्स सपोज उस केस में आएगा सर 3D by 4. मैंने उल्टा ले लिया था सर पहले ही. उल्टा ले दिया था, अब आया ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये ऐसे है, ठीक है, अब निकालो जरा, अब इस केस के लिए निकालो, इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, H बार कितना आ जाएगा, 2D by इस केस में आपका H 2D by 3, यही डिफरेंस आएगा, 2D by 3, H बार आ जाएगा आपका 2D by 3, राइट। तो इस केस में योर H बार CP इज इक्वल टू H बार आ गया आपका 2D by 3 प्लस BD क्यूब by 36 अपॉन 2D by 3 इंटू BD by 2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 3D by 4, ये आ जाएगा 3D by 4। तो दैट मीन्स when
the apex of the triangle coincides with the free surface. In that case, depth of a center of pressure from free surface is equal to 3d by 4, 3d by 4. ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। और लास्ट स्टैंडर्ड केस हम करेंगे, फिफ्थ लास्ट केस, when a triangle, fourth case है, when your triangle, sorry, when a circular body coincides with the free surface. ठीक है, तो let's suppose this is the free surface of the body. Let's suppose this is the free surface of the body, और इसके साथ फ्री सर्फेस के साथ एक सर्कुलर बॉडी कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, सर्कुलर बॉडी कोइंसाइड कर रही है ऑफ रेडियस r, ठीक है। रेडियस कितना आ गया इसका जो रेडियस है, लेट्स सपोज रेडियस इज r, कैपिटल R, ठीक है। अब इस केस में h बार निकालो, h बार cp निकालो, ठीक है। तो इस केस में आपका h बार कितना होगा, h बार कितना होगा, डेप्थ r के बराबर, बिल्कुल सेंटर में, सिमेट्रिकल बॉडी है तो सेंटर में होगा, r के बराबर d/2 या फिर r। एरिया हो गया, एरिया सबको पता है, पाई r स्क्वायर एंड योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg कितना होगा, π/64 कितना होगा, π/64 d⁴ इन टर्म्स ऑफ r बात कर, बिल्कुल π/64 d⁴, और जब रेडियस की टर्म्स में बात करें तो πr⁴/4, ठीक है ना। d की जगह 2r पुट कर दो, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 16, 16 4 = 64। तो रेडियस की टर्म्स में आ गया πr⁴/4। तो इस केस में निकालो h बार बाय cp निकालो, h बार cp निकालो, कितना होगा, कैलकुलेट करो h बार, π/8d, कितना, 5/8d, कितना, 5d/8 से 5d/8, हाँ, d के टर्म से बात करेंगे तो 5/8d, राइट। तो h बार cp अगर आप 5r/4 रेडियस के टर्म में बात करोगे तो 5r/4, और डायमीटर के टर्म से बात करोगे तो 5d/8, तो इट इज इक्वल टू 5d/8, और रेडियस की टर्म से बात करेंगे 5r/4, 5r/4, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, a vertical rectangular plane surface, a vertical rectangular plane surface is submerged in water. So repeat. A vertical rectangular plane surface, a vertical rectangular plane surface is submerged in water. Vertical rectangular plane surface is submerged in water such that its top and bottom surfaces are 1.5 meter and 6 meter, such that its top and bottom surfaces are 1.5 meter and 6 meter respectively, below the free surface, full stop. The position of center of pressure, below the free surface
will be at a distance of the position of center of pressure below the free surface 1.5 below मीटर the एंड free मीटर के बाद surface क्या है? 1.5 meter and 6 meter respectively below the free surface such that its top and bottom surfaces are 1.5 meter and 6 meter respectively below the free surface full stop. The position of center of pressure below the free surface will be at a distance of option A 3.75 meter, option A 3.75 meter, option B 4 meter, option C 4.2 meter, option C 4.2 meter या option D 4.5 meter, option 4 D मीटर 4.5 4 meter. मीटर ठीक है 4 मीटर पर 4 मीटर कैसे किया 2D/3 से सर 2D/3 2D/3 लगाया ठीक है फटाफट लगाया 2/3 क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं फटाफट लगा दिया 2/3 2D/3 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है मैंने क्या बोला वो फॉर्मूला कब वैलिड होगा जब आपकी टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी वो कोइंसाइड करेगी फ्री सरफेस के साथ लेकिन ये 1.5 मीटर तो नीचे है दिस इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी ये जो ये फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं ध्यान रखना ये फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब आपकी बॉडी फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रही है जब कोइंसाइड नहीं कर रही तो ये आपने हमें तरीका पता है निकालने का एच बार निकाल लो ए निकाल लो अपना ICG निकालो और उससे कैलकुलेट करो जो ये सारे स्टेप्स आपने लगाए हैं ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए वो सब फॉर्मूलेस लगाओ यहाँ पे देखो जरा पहले डायग्राम ड्रॉ करो इस क्वेश्चन की ये क्वेश्चन विदाउट ड्राइंग द डायग्राम आपसे सॉल्व नहीं होगा डायग्राम ड्रॉ करो आपको तो बॉडी की ना विड्थ दी है ना डेप्थ दी है पहले डायग्राम ड्रॉ करो देखो क्या डायग्राम में क्या है बॉडी किस तरीके से है उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ये 4.5 पर है 4.5 ध्यान से देखो थोड़ी कैलकुलेशन में लग रहा है कुछ मिस्टेक कर रहे हो this is 1.5 meter and this is 6 meter तो बॉडी की डेप्थ कितनी हुई अगर टॉप 1.5 मीटर नीचे है बॉटम 6 मीटर नीचे है तो ये जो बॉडी की हाइट है बॉडी की जो डेप्थ है वो कितनी हुई 4 6 माइनस 1.5 4.5 राइट 4.5 मीटर 4.5 मीटर ठीक है तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर बॉडी है सीजी इसके सेंटर पे होगा सीजी इसके सेंटर पे होगा तो सीजी कहाँ पे होगा 4.2 सर एच बार 4
4.2 आंसर है, बिल्कुल सही। 4 पॉइंट जिसने निकाला 4.2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जी सर। तो इसका मतलब इसका जो सीजी होगा 4.5 के हाफ पे होगा। दैट मींस जो ये एच बार है, दिस विल बी एच बार, एच बार यही होगा। मतलब सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम सी फ्री सरफेस, लेट्स सपोज दिस इज सीजी फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस तो 1.5 है, ये डिस्टेंस 1.5 है, और ये डिस्टेंस क्या होगा 4.5 का हाफ, 4.5 का हाफ। तो दैट मींस योर h bar is equal to 1.5 plus 4.5 by 2। तो ये आ जाएगा 1.5 plus 2.25, कितना आ गया वो 3.75 मीटर, 3.75 मीटर्स, राइट। ये आ गया एच बार, राइट। एरिया कितना आएगा इसका, एरिया कितना आएगा, लेट सपोज इसकी विड्थ अज्यूम कर लो b, विड्थ अज्यूम कर लो b, ठीक है। देखो क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेनी है ये, क्योंकि आप अगर आप कोई भी फॉर्मूला देखो, जैसे हम ये ट्रायंगल की फॉर्मूले की बात करें, अगर हम ये रेक्टेंगल की फॉर्मूले की बात करें, इसमें b कहीं दिख रहा है आपको, b है ही नहीं कहीं पे। तो b क्यों नहीं है, क्योंकि b आपका कैंसिल आउट हो जाता है, b कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो b की टेंशन नहीं लेनी हमें, b नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि b हमें जरूरत भी नहीं है। एरिया आ गया b इंटू 4.5, एरिया आ गया b इंटू 4.5। तो ICG आ गया b इंटू 4.5 का क्यूब, BD क्यूब बाय 12, BD क्यूब बाय 12, राइट। सब कुछ है हमारे पास। h बार CP इज इक्वल टू, h बार हमें पता है 3.75 प्लस ICG B इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, BD क्यूब बाय 12 है ना। तो एरिया कितना है b इंटू 4.5, और h बार कितना है 3.75, और BD क्यूब 12 का 12 आ गया नीचे, 12 आ गया नीचे। ये एक 4.5 और एक 4.5 कट गया, ये इसका पॉइंट का 10 नीचे आएगा, इसका पॉइंट का 10 नीचे आएगा, और 3.75 का 100 ऊपर जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 45 इंटू 45 अपॉन 375, ठीक है। तो उसको कैंसिल आउट कर लो, देखो कैसे करता है। 15 3 और 15 2 30, और 15 5 75, 15 5 75, ठीक है। और देख लो 5 9 45, 5 5 कितना आ गया आपका 5 5 25, ठीक है। तो बचा क्या और क्या कटेगा, ये कट जाएगा, 3 4 12। तो बचा क्या अब आपका 3.75 प्लस 9 बाय 20, 9 बाय 20, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 बाय 2 इंटू 10, 9 बाय 2 इंटू 10, तो 2 4.5 इतना कट जाएगा आपका। तो ये क्या बचा 3.75 प्लस 4.5, 10 है ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा 0.45, तो 3.75 प्लस 0.45 वो आ गया आपका 4.2 मीटर्स, ये आ गया आपका 4.2 मीटर्स, राइट। क्लियर ये चीज सबको, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बस एक 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा मुझे काम है, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, तो 5 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। नमाज पढ़ लेंगे सर हम। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमने बात की थी अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, दैट वाज फॉर प्लेन बॉडीज या प्लेन बॉडीज इमर्ज्ड इन वाटर एट एन एंगल थीटा, या फिर हमने अभी केस देखे आपके वर्टिकल बॉडीज के,
ठीक है। लेकिन ये जितनी भी बॉडीज थी, ये जितनी भी बॉडीज थी, देवर प्लेन बॉडीज, ठीक है, देवर प्लेन बॉडीज। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड बॉडीज, ठीक है ना। ये सारी बात की हमने किसके लिए, आपकी प्लेन बॉडीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक force on curved bodies, hydrostatic force on curved surfaces, on curved surfaces, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कर्व्ड बॉडी है, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ कर्व्ड बॉडी, ठीक है, कुछ इस शेप में बॉडी है, and this is the free water surface level, this is the free water surface level, ठीक है। ठीक है, ये आ गई हमारी फ्री सरफेस बॉडी, ठीक है। ये हमारी दिस इज अ कर्व्ड बॉडी, मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक क्वार्टर ले लिया हमने सर्कल का, ठीक है। दिस इज योर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो भी वाटर है, इसके ऊपर जो भी वाटर है, राइट, इसके ऊपर इस कर्व्ड बॉडी को प्रेशर एक्सर्ट करे। जो ये फ्री सरफेस है, जो ये वाटर है, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दिस बॉडी, ठीक है। लेट्स सपोज एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं मैं इस बॉडी का, मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ, बॉडी के इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर कैसे आएगा, प्रेशर कैसे एक्ट करेगा इस बॉडी के ऊपर, ऑब्वियसली बात है नॉर्मली एक्ट करेगा। प्रेशर विल एक्ट नॉर्मली ऑन दिस बॉडी 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो लेट्स सपोज this is the pressure acting on this body normally, that means अगर ये प्रेशर इसके साथ नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर के साथ कोई एंगल ड्रॉप बनाएगा, थीटा, कोई एंगल बनाएगा थीटा, क्लियर चीज, कोई एंगल बनाएगा थीटा। दैट मीन्स इस फोर्स को, ये जो फोर्स हो जाएगी, लेट्स सपोज ये छोटा सा एरिया, इस एरिया को लेता हूं मैं डी ए, ये छोटा सा एरिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज दिस एरिया इज डी ए। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू डी ए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू डी ए, प्रेशर इनटू एरिया, आगे फोर्स। तो दैट मीन्स दिस इंक्लाइंड फोर्स, दैट मीन्स this inclined force can be split up into can be resolved into two forces। inclined force है, तो that means it can be resolved into two forces, ठीक है। कौन कौन सी, एक आ गई आपकी horizontal force, that suppose it is FH and one vertical force, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, राइट, क्लियर है चीज। मतलब ये जो टोटल फोर्स है,
it can be split up into two forces, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, ठीक है ना। तो जो टोटल फोर्स है जो एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर, वो कैसे निकालेंगे हम, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर, कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है और एक वर्टिकल फोर्स निकालनी है, ठीक है। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स आ गया आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए वर्टिकल फोर्स को भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए वर्टिकल फोर्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट अबाउट द वर्टिकल फोर्स, हम बात करें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा क्या, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स इज फोर्स, जो आपका फोर्स है दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज बेसिकली इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। क्लियर है चीज, यही होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स, इन जनरल कोई भी फोर्स भी और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स भी, दिस इज बेसिकली प्रेशर इनटू एरिया, सीधी सी बात है। फोर्स इज इक्वल टू, हम प्रेशर के कारण ये फोर्स निकाल रहे हैं, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें रिक्वायर्ड है ये प्रेशर और ये एरिया। प्रेशर हमने पढ़ा पहले, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, रो जी एच, इसी के बराबर होता है, रो जी एच, ठीक है। अब रो तो हमें पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी भी हमें पता है, बट अब ये एच कौन सा, मेन चीज आती है एच कौन सा, ठीक है, ये एच कौन सा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो कर्व्ड बॉडी है, इसको अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कहां से लग रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लग रही है, इस कर्व्ड बॉडी को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसी तरफ लग रही है, ये फोर्स इसी तरफ लग रही है, राइट। अब अगर लेट्स सपोज हम इस फोर्स की जगह खड़े होते हैं, और सामने से इस बॉडी को देखें, इस बॉडी का अगर मैं व्यू लूं इस तरफ से, ये कर्व्ड बॉडी को अगर मैं इस तरफ से देखूं तो कैसा दिखाई देगी ये बॉडी, थोड़ा फर्स्ट ईयर में उतर आ जाओ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। इसका जो होगा फ्रंट व्यू कैसा होगा कर्व्ड बॉडी का, रेक्टेंगुलर होगा सर, या किसी भी लाइन रेक्टेंगल होगा, बिल्कुल सही, रेक्टेंगुलर होगा, मतलब ये जो कर्व्ड बॉडी है, ये कर्व्ड बॉडी है, इसका जो ये वाला व्यू होगा, यहां से होगा, ये कैसा दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल सा दिखाई देगा, इसको क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रेट बॉडी दिखाई देगी, इस तरीके से। अगर ये कर्व्ड है, ये बेसिकली है क्या, एक सर्कल का मैंने 1/4 पार्ट लिया है। लेट्स सपोज इस सर्कल का जो रेडियस है, लेट्स सपोज this radius is r, let's suppose this radius is r। तो इसको जब मैं इस तरफ से देखूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहां से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे वहां पे एक ये देखो, ये बेसिकली डोंट थिंक इट इज एज कि ये सिर्फ एक कर्व्ड लाइन है, ये एक्चुअली मतलब ये आपका दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और इस स्क्रीन के अंदर इज योर जेड एक्सिस, इधर अंदर इज योर जेड एक्सिस। तो ये बेसिकली क्या, एक 1/4 पार्ट ऑफ अ सिलेंडर है, ठीक है ना, 1/4 पार्ट ऑफ अ सिलेंडर जिसका रेडियस आर है, और अंदर की तरफ इसकी लेट्स सपोज आप हाइट ले लो या इसकी लेंथ ले लो, इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, अंदर की तरफ जो इसकी लेंथ है दैट इज एल, ठीक है ना। तो बेसिकली जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा, जहां से आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, जब मैं इसको देखूंगा, मुझे कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई देगा ऑफ लेंथ
L of length L and height कितनी दिखाई देगी इसकी, ये कितना दिखाई देगा, और हाइट कितनी दिखाई, R एग्जैक्टली ये दिखाई देगी R, राइट। ये व्यू समझ आ रहा है सबको? देखो मैं जहां से आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, और जो ये कर्व, सपोज ये कर्व्ड गेट लगा हुआ है, समझ लो कर्व्ड गेट है जिसकी अंदर की तरफ लेंथ है L, स्क्रीन के अंदर जो Z एक्सिस है वहां पे लेंथ है L। तो इसको जो इस तरफ से देखूंगा फ्रंट व्यू में मुझे सिलेंड्रिकल जो ये क्वार्टर ऑफ अ सिलेंडर है, 1/4 ऑफ अ सिलेंडर है, मुझे तो ये एक रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। तो दैट मींस जो ये फोर्स है इसके लिए भी ये एक क्या होगी, रेक्टेंगुलर सरफेस होगी, इसके लिए भी क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगी। तो दैट मींस अब जो ये फोर्स लग रही है, फोर्स तो एक रेक्टेंगुलर बॉडी पे लग रही है क्योंकि इसको तो सामने से रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो दैट मींस ये जो फोर्स लग रही है ये रेक्टेंगुलर बॉडी पे लग रही है, राइट। और रेक्टेंगुलर बॉडी का तो सीजी आपको पता है कितना होता है, रेक्टेंगुलर बॉडी का सीजी कहाँ पे होता है, R/2। हाँ मतलब इस केस में R/2 होगा, ऐसे D/2 होता है, तो इस केस में कितना होगा आपका, इस केस में होगा R/2, इस केस में कितना होगा, ये R/2। तो दैट मींस यहाँ पे दिस ये R है, तो let's suppose this is R/2, let's suppose this is R/2 and this is your depth of CG, this is your depth of CG up to this point, this is your H bar, this is your H bar. That means horizontal force is equal to Fh is equal to rho G H bar into A। A आगे बताता हूँ क्या। तो लेट सपोज अब H बार किसके बराबर होगा, लेट सपोज this is X, let's suppose this is X, so that means your H bar is equal to X, कितनी डेप्थ है बॉडी की फ्रॉम फ्री सरफेस, प्लस R/2 दिस इज योर H bar प्लस R/2 दिस इज योर H bar। अब बात करते हैं एरिया की। अब एरिया कौन सा, अगर उसको रेक्टेंगुलर सरफेस दिखाई दे रही है, दैट मींस एरिया भी रेक्टेंगुलर होगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू B into R, कितना आ जाएगा इस केस में, नहीं R into L यार, सीधी सी बात है, R into L। अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो एरिया भी रेक्टेंगल होगा ना, तो A इज इक्वल टू R into L। इस केस में A is equal to R into L। That means your A is projected area in horizontal direction। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्टेड एरिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, और A is your projected area on vertical plane, or it can be also termed as your projected area on vertical plane, right। मतलब इस कर्व्ड बॉडी का अगर मैं वर्टिकल प्लेन पे एरिया प्रोजेक्ट करूं, इस कर्व्ड बॉडी का अगर मैं वर्टिकल प्लेन पे एरिया प्रोजेक्ट करूं, तो दैट विल गिव योर प्रोजेक्टेड एरिया। इसको मैं रो G H बार इंटू A
एच लिख सकता हूँ, ए एच प्रोजेक्टेड एरिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वर्टिकल प्लेन, मतलब इस कर्व्ड बॉडी का एक वर्टिकल प्लेन पे कितना एरिया आएगा, दैट इज योर ए एच, राइट? क्लियर है चीज? तो दैट मीन्स योर हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच बार into a h into a h. This is your horizontal force, this is your horizontal force. ठीक है, क्लियर है चीज? इसमें किसी को कोई डाउट अभी पूछ लो, अगर कोई डाउट आ रहा है ए एच क्या है, आपका एच बार कैसे आया है, अगर कोई डाउट है पूछ लो अभी। क्लियर है सबको ये चीज? ए एच कैसे निकाला, ए एच क्या किया हमने, कर्व्ड बॉडी का, देखो जो चीज दिखाई दे रही है हमने वही चीज लेनी है। कर्व्ड बॉडी है लेकिन हमारा फ्रंट व्यू रेक्टेंगुलर है तो हमने रेक्टेंगल ही लेना है, ठीक है ना? जो दिख रही है वही हमने लेनी है, ठीक है ना? अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की जगह, अगर ये जो जहां से आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, अगर मैं यहां से देखूंगा इस बॉडी को, अगर मैं इस बॉडी को यहां से देखूंगा, मुझे ये रेक्टेंगल ही दिखाई देगी, ठीक है ना? थोड़ा फर्स्ट ईयर में आ जाओ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है ना? बॉडी का टॉप व्यू, अब ये सिलेंड्रिकल, अब सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसका टॉप व्यू क्या होता है सिलेंड्रिकल बॉडी का? टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे सर्कल दिखाई देगा, ठीक है ना? साइड व्यू देखूंगा तो मुझे रेक्टेंगल दिखाई देगा, ठीक है ना? तो फिर बाद में क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाते थे, फिर बॉडी की एक्चुअल शेप पता लगती थी हमें, ठीक है ना? आइसोमेट्रिक व्यू बनाते थे बॉडी का, तब जाके हम बॉडी की एक्चुअल शेप पता लगती थी। टॉप व्यू दिया होता था हमें क्वेश्चन में, साइड व्यू दिया होता था, हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए बोलते थे, ठीक है ना? तो वो सब यही यही चीज तो है वो, ठीक है ना? हमने क्या देखा, हम साइड व्यू ले रहे हैं, हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं, हमें वो कर्व्ड की बजाय हमें क्या दिखाई देगा, वो हमें क्या दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा, हमें दिख रहा है रेक्टेंगल, वो तो हम उसको रेक्टेंगुलर अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे, हम ये क्वेश्चन रेक्टेंगुलर अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ और जिसकी हाइट जो है R है, तो हम इसको ऐसे ही अज्यूम करके सॉल्व करेंगे कि रेक्टेंगल ही है, एरिया आ जाएगा L into R, और h बार निकालने के लिए हम R/2 यूज कर लेंगे, तो h बार इज इक्वल टू x प्लस R/2, h प्लस x प्लस R/2, राइट? क्लियर है चीज सबको? ठीक है, चलो ये आ गई हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये आ गई हॉरिजॉन्टल फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की, नेक्स्ट इज वर्टिकल फोर्स, ठीक है? अब इस बॉडी के ऊपर वर्टिकल फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है? लेट सपोज इसी डायग्राम को थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूंगा, सामने सर्कल दिखेगा। हाँ सर्कल ही है, अभी थोड़ा सा इसको मैं कट करूंगा, अभी आर्क बनाना मुश्किल होती है थोड़ी सी। ठीक है, लेट सपोज ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है? तो ये कर्व्ड सरफेस आ गई और ये वाटर है, ठीक है? इसके ऊपर ये फ्री बॉडी के अंदर वाटर के अंदर ये आपका कर्व्ड सरफेस आ गई, ठीक है? अब हमें निकालना इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है? हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है? लेट सपोज ये आपका आ गया, दिस इज योर, इसको ले लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, point A, point B, and this is point C. This is point
ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई इस कर्व्ड बॉडी के ऊपर हमें क्या निकालनी है, वर्टिकल फोर्स। कर्व्ड बॉडी के ऊपर कितनी निकालनी है, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर वर्टिकल फोर्स किसके बराबर होगी, तो बता सकते हैं? किसके बराबर होगी? जितना इसके ऊपर पानी होगा, जितना इसके ऊपर पानी होगा उसके वेट के बराबर, मतलब जितना इस बीसी सरफेस, ठीक है ना, देखो जितना ये एरिया में जो पानी जितना होगा, राइट, ये ए बी सी, इसको ले लो डी, इसको ले लो डी, जितना ये ए बी सी डी, जितना इस बॉडी में, इस ए बी सी डी के अंदर जितना वाटर एनक्लोज होगा उसके वेट के बराबर इसका जितना वेट होगा उतना ही क्या लगेगी इसके ऊपर, वर्टिकल फोर्स, राइट। लेट्स सपोज दिस इज योर एफ वी, दिस इज योर एफ वी, राइट। लेट अस अज्यूम कि इस कर्व्ड बॉडी का ठीक है, इसका रेडियस है, लेट्स सपोज इसकी जो रेडियस है, दिस इज आर, this point is C, this point is C and this point is O, ठीक है ना। तो इस कर्व्ड बॉडी BC के ऊपर, इस कर्व्ड बॉडी BC के ऊपर जो आपकी वर्टिकल फोर्स लग रही है, इट इज बेसिकली इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर एनक्लोज्ड इन A B C and D, ठीक है ना। तो अब मुझे इसका वेट निकालना है, वाटर का, कैसे निकालूंगा, वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, सिंपल सी बात है। यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, और सिंपलाइज वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो और मैं इसको ऐसे भी देता हूँ, कि वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू यूनिट वेट की जगह मैं रो इंटू जी भी लिख देता हूँ, यूनिट वेट की जगह रो जी इंटू वी, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, जी भी हमें पता है, अब वी निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। अब वी निकालना है वॉल्यूम, कैसे निकालूंगा, लेट सपोज जो ये कर्व्ड बॉडी है, इसकी स्क्रीन के अंदर जो लेंथ है, जो इसकी डेप्थ है, दैट इज एल, ठीक है। लेंथ आ गई एल, जो स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। मतलब जो आपका थर्ड डायमेंशन है उसमें जो इसकी डायमेंशन दैट इज एल, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सर दो तरीके से, एक तरीका है सर निकालने का, सर ये जो क्वार्टर सर्कल है ना सर, एरिया डिडक्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मोबाइल ले लेंगे ए और सी डी को, माइनस करेंगे क्वार्टर ऑफ द सर्कल का ये वॉल्यूम। नहीं आवाज क्लियर नहीं आई, क्या बोल रहे हो आप, क्या करेंगे सर? एक तो सर ये है ना ए ओ सी डी, ये पूरा एक ले लेंगे क्यूबॉइड, इसको सर माइनस करेंगे क्वार्टर ऑफ द सर्कल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, क्वार्टर ऑफ द सर्कल का हाँ, वॉल्यूम करेंगे, मतलब क्वार्टर ऑफ सिलेंडर ले लेंगे ना, मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी, जी सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करेंगे, अगर हम ये ए ओ सी डी, इस मैं एरिया के टर्म से बात करूंगा। अगर ए ओ सी डी एरिया निकाल लूं, इसमें से अगर मैं ये बी ओ सी इसका एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा,
ए बी सी डी वाला, A, B, मेरे पास C. कौन सा एरिया आ जाएगा, मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। इस एरिया को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी। राइट राइट। तो अगर मुझे V निकालना है, अगर मुझे V निकालना है, योर V वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका एरिया। इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया किसके बराबर होगा? लेट्स सपोज ये जो ये डायमेंशन है, लेट्स सपोज ये जो ये डायमेंशन है AB इज इक्वल टू x, AB इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? x x plus r into r. x plus r, x plus r into L, सॉरी x plus r into L नहीं into r, x plus r into r, एरिया की बात कर रहा हूँ, x plus r into r। ठीक है, ये AOCD रेक्टेंगल का एरिया आ गया, माइनस इस क्वार्टर सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर बाय 4। सर्कल का एरिया आ गया पाई r स्क्वायर, उसका क्वार्टर लेना तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया कौन सा एरिया? ABCD एरिया इनटू लेंथ, ये आ गई वॉल्यूम, ये आ गई वॉल्यूम। तो दैट मींस योर वॉल्यूम V इज इट इज टोटल वॉल्यूम of fluid, total volume of fluid above the curved surface, total volume of fluid above the curved surface। राइट, क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज सबको? ठीक है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड above the curved surface। और निकालना कैसे? एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो, माइनस करो क्वार्टर सर्कल का, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक क्यूबॉइड का एरिया निकालो, AOCD क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, AOCD क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, माइनस कर दो क्वार्टर सिलेंडर की वॉल्यूम, जो आपका BOC क्वार्टर सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूम माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसको रो जी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड बॉडी। ठीक है, ये आ गया FB इज इक्वल टू रो GB। ठीक है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ गई, वर्टिकल फोर्स भी आ गई, तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालनी है, दैट मीन योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इनका रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर, FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर। क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ, क्या बोल रहे हो? अपलिफ्ट प्रेशर जो होगा फिर वर्टिकल को काउंटरैक्ट नहीं करेगा। अब किसको इसको? हाँ बिल्कुल काउंटरैक्ट करेगा ना। देखो फिर वो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, जितना हम नीचे लेके जाएंगे, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हो? सर फिर वो रिड्यूस हो जाएगा ना FV वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड फोर्स। हाँ देखो, हाँ बिल्कुल देखो, हाँ बिल्कुल, अभी हम वही कंसेप्ट ऑफ बुयांसी पढ़ना है, हमने उसी में यही पढ़ना है हमने। ठीक है, ये देखो, इसको ये मत समझो कि ये एक बॉडी है, बेसिकली क्या है, ये समझ लो एक गेट है, ये समझ लो एक गेट है आपका, ये कोई बड़ा सा वाटर टैंक है, ये भी आपकी सॉलिड सरफेस है, ये भी आपकी सॉलिड सरफेस है। ठीक है, ये बेसिकली हमने क्या किया, वाटर स्टोर किया, पानी को इस इधर नहीं जाने देना है हमने, उसके लिए क्या लगाया हमने? गेट लगाया है, समझ रहे हो? ये गेट लगाया हुआ है हमने, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स आ रही है, ये अलग चीज है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बुयांसी में अब हम पढ़ेंगे, जो आप बोल रहे हो ना कि वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, अपलिफ्ट फोर्स, वो अब पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ बुयांसी में। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज योर कंसेप्ट ऑफ buoyancy।
कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 9th में पहुंच गए अब हम। ठीक है, 9th में पढ़ा होगा, 9th 10th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है किसी को? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? वाटर डिस्प्लेस्ड इज, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल अगर याद हो कैसे करते थे, एक कंटेनर लेते थे बड़ा सा, इसके अंदर एक और कंटेनर होता था, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया होता था, तो इसके अंदर हम क्या करते थे, बॉडी को डिप करते थे, राइट। जब हम इस बॉडी को डिप करते थे तो यहाँ से पानी निकल के इधर जाता था, इसके अंदर पानी क्या होता था, कलेक्ट हो जाता था। मतलब हाँ, जब ये बॉडी को हमने इसके अंदर डाला, इसने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया, तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के इस टैंक में आ गया। तो इस टैंक के अंदर जो ये बड़ा वाला टैंक है, जो ये वाला वाटर है, जो ये वाला वाटर है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इस वाटर का जो वेट होगा वही वेट होगा किसका, इस बॉडी का, इस बॉडी का, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द बॉडी, राइट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी को पानी के अंदर, वाटर के अंदर सबमर्ज करते हैं या इमर्स करते हैं, सबमर्ज करते हैं, इमर्स करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर ध्यान रखना, उस बॉडी के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगती है, एक वर्टिकल या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। और हाइड्रोस्टैटिक ये फोर्स किसके बराबर होती है, जितने बॉडी का वेट है। और बॉडी का वेट कितना होता है, जितना वो वेट ऑफ वाटर क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, जितना वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करती है, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है ना। मतलब अगर मुझे किसी बॉडी का वेट निकालना, मैं क्या करूंगा, उसको पानी में इमर्स कर दूंगा। जितना पानी वो बाहर निकलेगा उस कंटेनर में से, उस पानी का अगर मैं वेट नोट करूं, उस वाटर का अगर मैं वेट कैलकुलेट करूं, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मिली। क्या कहता है कि जब भी देखो, कहता है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कहता है जब भी हम किसी बॉडी को पानी के अंदर इमर्स करें, सबमर्ज करें, तब उसके ऊपर एक रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स लगती है। ध्यान सुनना, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स, जिसको उसने नाम दिया, कहता है दिस इज योर buoyant force और upthrust, ठीक है। दिस इज योर buoyant force और upthrust, ठीक है ना, buoyant force और upthrust। देखो buoyant force या upthrust बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली जो आप बॉडी को इमर्स करते हो पानी के अंदर। अब बेसिकली क्या, अब पानी है, वाटर है, आपको पता है वो हर तरफ से क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, हर तरफ से क्या करता है, बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाता है, राइट। पर जो साइडवेज वाला, जो साइड से आपकी फोर्सेस लग रही है, साइड से प्रेशर लगता है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेट्स सपोज जैसे ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक बॉडी को सबमर्ज किया, ठीक है। ये छोड़ा, ये रेक्टेंगुलर नहीं, कोई भी हम जनरल शेप लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने बॉडी को क्या किया, कोई बॉडी को इमर्स किया, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है वाटर है, इसके ऊपर हर तरफ से क्या लगाएगा, फोर्स लगाता है, हर तरफ से फोर्स लगाता है, राइट। जो ये साइड वाली फोर्सेस होती हैं, जो ये साइडवेज लगती है, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, क्योंकि ये सेम डेप्थ पे होती है, रो जी एच इनकी हाइट सेम होती है, लेकिन जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रही थी, इसकी डेप्थ ज्यादा होती है, जो ऊपर लग रही होती है, इसकी डेप्थ कम होती है। तो दैट मींस जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, रो जी एच इज मोर, इस केस में आपकी एच ज्यादा है और इस केस में आप एच कम है। तो जो ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जो ये रिजल्टेंट नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, कौन सी, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, राइट। जो ये नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, यही आपकी buoyant फोर्स है या फिर
अपथ्रस्ट है, यही आपकी पॉइंट फोर्स है या अपथ्रस्ट। और उसने बताया कि ये किसके बराबर होती है, ये आपका जितना बॉडी का वेट है उसके बराबर होती है। और बॉडी का वेट किसके बराबर है, जितना वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रही है, जितना वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रही है, राइट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जब हम आर्किमिडीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपकी जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो कितनी होगी, किसके बराबर होगी, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होगी, 0 पॉइंट फोर्स के बाद नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होगी, 0। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो तो 0 होगी ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 होगी क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगी। दैट मींस योर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0। तो दैट मींस आपकी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, बिल्कुल सही, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, या फिर और जो आपकी नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, that will be in vertically upward direction, vertically upward direction। और इसी को हम क्या बोलेंगे, आपको buoyant force और upthrust, buoyant force और अपथ्रस्ट, राइट। क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज। अब ये पॉइंट फोर्स निकालनी कैसे है, कैसे निकालनी है पॉइंट फोर्स, हमने अभी पीछे पढ़ा। कैसे निकालोगे पॉइंट फोर्स, किसके बराबर होगी, जितना बॉडी का वेट होगा, और बॉडी का वेट किसके बराबर होगा, जितना वो वेट ऑफ वाटर क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी, राइट। क्लियर है चीज, तो ठीक है। तो लेट्स सपोज this is the free surface of water, let's suppose this is the free surface of water, ठीक है। मैं एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लेता हूँ, बॉडी का, वाटर का, ठीक है। सिलिंड्रिकल एलिमेंट लेता हूँ ऑफ एरिया ए, राइट। एंड एरिया आ गया ए, ये एरिया भी ए। अब इसके टॉप के ऊपर भी आपकी क्या लगेगी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और बॉटम पे भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। ठीक है। लेट्स सपोज टॉप के ऊपर जो फोर्स लग रही है इट इज P1A, एंड बॉटम के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज P2A। टॉप सरफेस का जो फ्री सरफेस से डेप्थ है, लेट्स सपोज दिस इज H1 एंड डेप्थ ऑफ बॉटम सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस is H2, it is H2, ठीक है। अब बॉयंट फोर्स उसने बोला किसके बराबर है, जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसने क्या बोला, किसके बराबर है, आपका जो वर्टिकल फोर्सेस लग रही है उनके डिफरेंस के बराबर। जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपकी नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम FB से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होगी, P2A माइनस P1A, राइट। इसी के बराबर होगी, राइट। P2A माइनस P1A इसी के बराबर होगी नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हमने क्या बोला था, नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी वर्टिकल, हमने पीछे पढ़ा। दैट नेट रिजल्टेंट फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वो ये आ गई आपकी FB is equal to P2A माइनस P1A, ठीक है। लेट्स सपोज ये फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी है रो, लेट्स सपोज दिस फ्लूइड इज हैविंग डेंसिटी रो, ठीक है। तो P2 किसके बराबर होगा, आपकी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स P2 किसके बराबर होगी, रो G H2,
H2 H1 H2 राइट इनटू A, और P1 क्या होगा, रो G H1 इनटू A, राइट यही होगा, राइट क्लियर है चीज। और अगर मैं यहां से रो G कॉमन निकाल लूं, रो G ये आ गया H2 माइनस H1 इंटू A, रो G H2 माइनस H1 इंटू A, राइट। H2 माइनस H1 किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1 जितने Length बॉडी of की body. हाइट होगी। मतलब जो लेंथ ऑफ ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट है उसकी हाइट के बराबर, अच्छा मतलब जो ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट है उसकी हाइट के बराबर, ठीक है। तो ये दिस H2 माइनस H1 is the height of the cylindrical element into A, height into area क्या बन गया, height into area क्या बन गया, वॉल्यूम volume of this element, volume of this element और volume of the body, जो भी body होगी, तो that means buoyant force, that means this buoyant force is equal to rho g into V, rho g into V, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, और रो G V डैश बॉडी, रो G इंटू V डैश बॉडी। अभी V डैश बॉडी, V बॉडी, इसका क्या मतलब है, मतलब लेट सपोज दिस V is the volume of fluid displaced V dash body is the volume of body submerged, राइट। जितना सबमर्ज होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा बॉडी का, बॉडी जितनी सबमर्ज होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी, राइट क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो इस केस में आपका ये हमेशा सेम होगा, V इज इक्वल टू V डैश बॉडी, राइट ध्यान रखना ये हमेशा क्या होगा, आपका सेम होगा। ऑब्वियस ही बात है, जितनी बॉडी को आप सबमर्ज करोगे, जितना बॉडी को सबमर्ज करोगे वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। जितना बॉडी को सबमर्ज करोगे उतना ही डिस्प्लेस, अगर पूरी की पूरी बॉडी आपने सबमर्ज कर दी तो जितनी उसकी टोटल वॉल्यूम है उसके बराबर वो क्या करेगी, वाटर डिस्प्लेस करेगी। अगर उसको हाँ, अगर आधा सबमर्ज करोगे अपनी हाफ वॉल्यूम के बराबर वो सबमर्ज डिस्प्लेस करेगी। तो दैट मींस ये जो इसकी जो वैल्यू है, V की वैल्यू और V डैश बॉडी की वैल्यू, ये डिपेंड कर रही है आप कितना बॉडी को सबमर्ज कर रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है आप कितना बॉडी को सबमर्ज कर रहे हो, ठीक है ना। लेट सपोज आपने पार्शियल सबमर्शन की, ठीक है ना। लेट सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, लेट सपोज m इज द टोटल मास of the body, and m dash is the mass of the body submerged, m dash is the mass of the body submerged, ठीक है क्लियर है चीज। मतलब अगर आप पार्शियल सबमर्शन कर रहे हो, तो m डैश आ गया, जितना बॉडी आपने सबमर्ज करी है, लेट्स सपोज 60% की है, 70% की है, जितना आपने सबमर्ज किया उतना ही बॉडी का मास कितना है, ठीक है। तो m डैश आ गया, जितना बॉडी को आपने सबमर्ज किया है उसका मास, और m आ गया टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज फॉर पार्शियल सबमर्शन, ठीक है, आपका जो बॉयंट फोर्स है वो किसके बराबर है, FB is equal to rho G V डैश बॉडी, जितना आपने उसको समर्ज किया, राइट। अब V डैश बॉडी, लेट सपोज बॉडी की जो डेंसिटी है, लेट सपोज डेंसिटी ऑफ बॉडी
let's suppose density of body is equal to rho s, ठीक है, let's suppose density of body is rho s, तो rho s, तो that means इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ rho g m dash upon rho s, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, mass upon density, right, clear है चीज, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m dash g upon rho s by rho, right, ऐसे लिख सकता हूँ point force is equal to m dash g upon rho s upon rho को नीचे ले आया, where rho is the, rho क्या है आपका, rho is the density of fluid, जिस बॉडी में आपने फ्लूइड में आपने सबमर्ज किया उसकी डेंसिटी, राइट, तो इसका मतलब पॉइंट फोर्स किसके बराबर होगी, m डैश अपॉन रो s बाय रो, और ये रो s बाय रो किसके बराबर है, ये क्या होगा, रो s बाय रो रिलेटिव डेंसिटी, रो s बाय रो क्या है, दो फ्लूइड्स की आप इसकी डेंसिटी आपकी, रो s बाय रो क्या आ गया, इट इज द relative density of body, relative density of body with respect to fluid, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट में हमें डेंसिटी निकाल ली, तो that means your buoyant force is nothing but m dash g upon relative density, ठीक है, your buoyant force is equal to m dash g upon relative density, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे बहुत जगह यूज होगा, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका buoyant force का, Fb is equal to m dash g upon relative density, क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे जो आपकी buoyant force लग रही है, buoyant force किसके बराबर है, बेसिकली किसके बराबर है, उस बॉडी के वेट के बराबर, या फिर उस बॉडी का वेट किसके बराबर है, जितना वो वेट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रही है उसके वेट के बराबर, ठीक है, क्लियर है चीज सबको, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, ये क्या है? ठीक है, तो यहीं तक रखें आज फिर, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसको आप स्टडी करना, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी जो पढ़ा हमने और जो ये बॉयंट फोर्स निकाल लिया हमने, ये सब आपका कल यूज होने वाला है, ठीक है ना, कल जब हमने कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है, बॉडीज फ्लोट कैसे करती है, ठीक है, उसमें आपका यही चीज यूज होने वाली है, कल जब हमने न्यूमेरिकल करने हैं इसके, उसमें आपका यही चीज यूज होने वाली है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार आज रात को जरूर रिवाइज करना, एक बार पढ़ना इसको, ठीक है ना, ताकि कल सुबह जब हम इसके बारे में आगे पढ़े, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़े या न्यूमेरिकल पढ़े, ठीक है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है, तो आज यहीं पे फिर खत्म करें, ठीक है, ठीक है।